नमस्कार एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर अमित साक्य सर एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स का अड्डा। एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है बच्चों, उसका पूरा कंसेप्ट और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस और क्या क्या उसके फंडामेंटल्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। अब अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों कि डिफरेंशिएशन जो है हमारा वो इसकी नीड क्यों हुई, यानी कि इसको ज़रूरत क्यों पड़ी कि डिफरेंशिएशन हमने पूरे कैलकुलस है हमारा पूरा का पूरा, उसका बेस है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। तो उसकी हमें नीड क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, उसके लिए बच्चों हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। जैसे सपोज़ अगर हमारे पास बैलून है, उस बैलून में अगर हमें हवा ब्लो करनी है, राइट। अगर हम हवा ब्लो कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आएगा। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो किस रेस्पेक्ट से चेंज आ रहा है बच्चों? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा। अब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज आ रहा है उसके वॉल्यूम में, तो अगर हमें एक डायमेंशन में उसका चेंज पता है, सपोज अगर हमें रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, कितनी रेडियस उसकी इंक्रीज़ हो रही है कितने टाइम में, तो उसके वॉल्यूम में हम आराम से पता कर सकते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट से, यानी कितनी रेट से वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ होगा, राइट। अगर हवा हम बाहर निकाल रहे हैं, भरा हुआ हवा का बैलून है और हवा अगर हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें से, तो ये पता चल जाएगा कितनी जल्दी वो श्रिंक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम चीज़ें और समझेंगे। जैसे अगर मान के चलो और एक और नीड क्या हुई, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज़ अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई कर्व बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, राइट। अगर हमारे पास कोई कर्व बना हुआ है और इस कर्व की इक्वेशन आप जानते हो, पैराबोलिक कर्व है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस तरीके से इक्वेशन आपको मिली। तो उस इक्वेशन पे अगर उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके से कर्व आया, तो उस कर्व पे हमने कोई एक क्या डाली बच्चों? टेंजेंट डाली। टेंजेंट क्या होती है? जो उसको टच करती है। टच तो कर ही नहीं पाई है ना, तो टच कर गई ये लो। अब तो इस टेंजेंट का अगर हम मुझे स्लोप निकालना है, मुझे कुछ नहीं पता इस टेंजेंट के बारे में, इस लाइन की इक्वेशन क्या है ना, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ये पता है कि इस स्लोप को वो कट करती है। ये पॉइंट का वैल्यू दे रखी है, सपोज हमें x, y या x1 y1 मान लिया हमने। तो उस जो लाइन है ये टेंजेंट वाली, इस लाइन का स्लोप अगर पता करना है तो वो हम डिफरेंशिएशन की मदद से उसका स्लोप हम पता कर सकते हैं। अगर हमें ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना अगर हमें आता है तो हम इस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट अगर हमें डायरेक्ट पता ही चल जाएंगे, पॉइंट तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यहाँ पर जितने डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पर जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वाई एक्सिस पर, तो पॉइंट हो जाएंगे। उन्हीं पॉइंट को उसके डेरिवेटिव में x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमें एग्जैक्ट इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। समझ में आती है बात? अगर हमें मान चलो इस लाइन का ऐसे करके स्लोप जहाँ पता करना, तो ये पॉइंट हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए, तो एग्जैक्ट स्लोप हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन को बच्चों हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान से कीप इट इन माइंड कि इसको हम और भी नाम से अगर कोई पूछे तो इन नाम से ही पूछे तो हम उसका डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर मान के चलो, अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ चेंज की बात करी थी हमने, बेसिकली डिफरेंशिएशन के अंदर रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे हम। तो रेट ऑफ चेंज हमारा दो प्रकार से होता है। रेट ऑफ चेंज हमारा दो प्रकार से होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। दूसरा होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? सपोज हमने ए से बी तक दो पॉइंट है हमारे, ए और ये बी, ये हमारा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमें मान के चलो स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, राइट, हमें स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो अगर हमें ए से बी तक की जो डिस्टेंस कवर करनी होगी, उस डिस्टेंस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी
डिस्टेंस पता करते हैं कि 1 किलोमीटर अगर हमने कवर करी तो कितना टाइम लगा, 2 किलोमीटर कवर करी तो कितना टाइम लगा। अगर इसी रफ्तार से अगर हम चलते गए, हमें स्पीड कंसेप्ट नहीं पता, तो इसी रफ्तार से हम चलते गए तो हम पता कर सकते हैं कि वो जो हमारे पास ए से बी तक डिस्टेंस कवर करी उसमें टाइम हमारा कितना लगने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज निकली। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हमें स्पीड का कंसेप्ट, स्पीड निकालना है तो क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस, या फिर चेंज इन डिस्टेंस लिख सकते हैं इसको हम, चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जिससे हम स्पीड का कंसेप्ट भी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चों क्या निकलता है, हमारा एवरेज निकल के आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। उस एवरेज स्पीड यानी डिस्टेंस अगर हमारी ज़्यादा है ए से बी तक की, तो उनके बीच की जो अगर उसके टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम पता करते हैं चेंज, तो वो हमारी क्या निकल के आती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी दैट इज टाइम। राइट, अगर हमें दूसरा कंसेप्ट समझना है कि इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आप बाइक से जाते हो, तो बाइक पे जाते समय आप अपने सराउंडिंग में, जैसे अपना घर के आसपास के बाइक अपनी धीमी कर लेते हो, अपना नॉर्मल स्पीड से चलते हो, लेकिन आगे जाके आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो। ठीक है ना, तो इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पड़ोसी ये कहेंगे बच्चा तो गाड़ी तेज़ चलाता ही नहीं था, इसका एक्सीडेंट कैसे होगा, तेज़ नहीं चला रहा होगा। लेकिन जिस पॉइंट पे, यानी कि जिस जगह पर आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह अगर देखने वाला व्यक्ति आपको बताए उस चीज़ों को कि इसकी स्पीड जो थी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो आपके पड़ोसी, आपके घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि आप उनके आगे तो धीमे चलाते हो। राइट, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी स्टार्टिंग की इनिशियल स्पीड क्या थी, वो डिपेंड नहीं करता कि इसकी स्पीड, अपनी स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड क्या थी। डिपेंड ये करता है कि जब आपका एट अ टाइम एक्सीडेंट हुआ है तो उस समय पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी स्पीड क्या थी। यानी कि अगर मान के चलो स्पीड आपकी 45 थी, अगर हमारा टाइम अगर 2:30 हो रहा है, तो कितना, सपोज 2:30 पर आपकी स्पीड सपोज 90 किलोमीटर पर आवर थी। राइट, तो अभी हम पता करेंगे कि क्या आप 2:30 पर जितनी स्पीड थी, फिर हमारा डिपेंड करता है कि 29.5 इतने सेकंड पे, ठीक है, और 2:31 या 30.0005, यानी कि 2:30 से पहले और 2:30 के बाद जस्ट आपकी स्पीड क्या रहती है, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, यानी कि 2:30 पर उस जगह पर स्पीड क्या होती है, वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। यानी कि जस्ट उसके 1 सेकंड 2 सेकंड पहले, 2-4 सेकंड पहले बाद में स्पीड अगर कांस्टेंट थी, इसका मतलब आप स्पीड तेज़ थी आपकी, एट अ टाइम आपने नहीं बढ़ाई, उस समय कांस्टेंट स्पीड थी, तेज़ चला रहे थे आप, इसीलिए आपका एक्सीडेंट हुआ। इससे उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसी को हम नाम जानते हैं डेरिवेटिव के नाम से। किसके नाम से, डेरिवेटिव के नाम से। डेरिवेटिव में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही हम निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे अगर किसी का डेरिवेटिव करना है तो d/dx। राइट, अगर कोई फंक्शन y है तो dy/dx, इस तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यहाँ पर y जो होता है बच्चों, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या होता है बच्चों, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, क्लियर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है बस कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेरिवेटिव। ठीक है, इतना अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आता है तो आगे हम बढ़ेंगे मेथडोलॉजी इसकी क्या होती है डेरिवेटिव करने की। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने सीखा क्यों और हमारी ज़रूरत में क्यों आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पर कि अगर हमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट पता है तो किसी भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव अगर निकालना है, अब हमें नीड तो पता चले कि नीड क्यों हुई, अब हमें निकालना कैसे है, चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे। तो उस सबसे पहले हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ
डेरिवेटिव्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव के बच्चों फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, वो चीज़ें सीखने से पहले एक चीज़ और रह गई। जैसे अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी अगर आपने नहीं देखी है बच्चों, तो पिछली वीडियोस में आप लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको डिफरेंशियबिलिटी कंसेप्ट पता चल जाएगा, और डिफरेंशियबिलिटी से ही डिपेंडेंट हमारा डेरिवेटिव होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव अगर हमें पता होते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हमने बता रखा है पिछली वीडियोस में बच्चों कि अगर डिफरेंशियबिलिटी आपको अगर आती है तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव बार बार उसकी मदद से ना निकाल के हम कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बना लेते हैं, उनकी मदद से हम उसके डेरिवेटिव निकालते जाते हैं। ठीक है, अभी हम फॉर्मूले इस बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला फंडामेंटल है, सपोज बच्चों अगर हमारे पास f(x) कोई फंक्शन है और प्लस और माइनस करके दूसरा कोई अनदर फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करने का मतलब होता है d/dx लगा देना। इसका मतलब मीन्स ये है कि इसका डेरिवेटिव हमें करना है इन दोनों फंक्शंस का। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसका अलग कर दिया, प्लस माइनस लगा के डेरिवेटिव हमने दूसरे फंक्शन gx का अलग से कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से प्लस लगाया तो प्लस लग जाएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लग जाएगा। पहला फंडामेंटल ये कहता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा फंडामेंटल ये होता है कि अगर हमारे पास d/dx है, कोई कांस्टेंट टर्म है किसी फंक्शन के साथ, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ हो तो बच्चों कांस्टेंट टर्म आगे आ जाता है। डेरिवेटिव जो होना होता है वो किसका होना होता है, फंक्शन का होना होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन का होगा। ठीक है ना। थर्ड कंसेप्ट होता है हमारे पास एक और, जिसमें अगर हमारे पास सपोज दो फंक्शन हैं f(x) और g(x), दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। पहले फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड मान सकते हैं। इस फॉर्म में अगर फंक्शन होंगे, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि एक का डेरिवेटिव करना है, एक का नहीं करना है। ठीक है ना, सेकंड g(x) वाला है, प्लस लगाते हैं, सेकंड कांस्टेंट रखेंगे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि एक का डेरिवेटिव करना है, एक छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, पहला वाला छोड़ देना है, बीच में प्लस आ जाएगा। इस ही मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रोडक्ट रूल। सिंपल, राइट। आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें हमारे पास फोर्थ है, अगर हमें दो फंक्शन इस तरीके से मिले, f(x) ऊपर और g(x) नीचे, इसको फर्स्ट ऊपर वाले को सेकंड, ऑलवेज इस केस में आपको जो डेरिवेटिव में फर्स्ट और सेकंड मानने होंगे, इसको नीचे वाले को फर्स्ट, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड f(x) है ये कांस्टेंट, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि g(x) का डेरिवेटिव, और पूरे के होल में अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं, इसको हम क्वोशिएंट रूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, डिविडेंड रूल भी बोल सकते हैं इसको, और क्वोशिएंट रूल तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारे पास, यानी कि अगर इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, वो निकालना भी मैं बताऊंगा, फॉर्मूलेज भी बताऊंगा, केवल फंडामेंटल्स ये आपको याद रखने होंगे। इन्हीं तरीके से हम डेरिवेटिव आगे जाके निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं। अगर मान के चलो, अगर हमारे पास कोई चेन रूल का क्वेश्चन आता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर हमें दिया है तो वो कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म बनती है हमारी। जैसे फिफ्थ था हमारा कंसेप्ट कि d/dx करना है आपको f(g)(x) का। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको अब इंस्टेंटेनियस आप कुछ लेट कर सकते हो, तो जो डेरिवेटिव करना है वो हमारे पास फंक्शन का करना है। तो बच्चे इतना आप समझ लो कि जब हम d/dx किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव करते हैं तो वो रिजल्ट f'(x) होता है। इसका मतलब क्या है कि f(x) का डेरिवेटिव f'(x) होता है। ये हमने डिफरेंशिएलिटी में सीखा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका पूरा डेरिवेटिव f' एज इट इज़ आ जाएगा, पूरा का पूरा g(x). ये हो गया, तो कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला फंक्शन है g(x), जो कंपोजिट फंक्शन है अंदर, उसके अंदर उसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है।
क्या होता है बच्चों, दोबारा से डेरिवेटिव उसका किया जाता है। इसी को मेथड को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रूल, राइट। तो अगर यहाँ पर हो सकता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, एक और इसके अंदर एक और फंक्शन हो सकता है, तो अब हमें इसी तरीके से मेथडोलॉजी लगानी होगी। इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर इसका कर दिया, दूसरे वाले के अंदर एक और फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके तीसरे का भी डेरिवेटिव, जैसे अगर hx इसके अंदर होता है यहाँ पे, फिर तीसरे का भी हम ऐसे चेन बन दिया, तीसरे का भी हम मल्टीप्लाई करके हम कर देते हैं आगे फर्दर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बेसिक समझनी होंगी। और इसी में बच्चों जैसे मेरा जो ये वाला कंसेप्ट था d/dx, अगर दो प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा पूछे कि सर अगर 3 फंक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होंगे तो आपको करना क्या होगा, जिसमें से आपको पहले वाले का डेरिवेटिव कर देना है, तो सेकंड और थर्ड को एज इट इज रख देंगे मल्टीप्लाई में, यूँ कहता हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट को रखना है, छोड़ देना है, डेरिवेटिव कर देना आप सेकंड फंक्शन का, थर्ड को छोड़ देना, आपको ऐसी कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई में रख दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, प्लस लगा के फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। इस तरीके से सिंपल फंडा याद रखेंगे। 1 2 3 मैंने ऐसे बताया क्योंकि पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा और दे रखा है, तो 2 छोड़ो, 1 को करो, उनमें से फिर एक को करो, फिर 2 को छोड़ो, फिर जो बचा हुआ थर्ड है उसको कर दो, और उन दोनों को डेरिवेटिव में एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी बीच में प्लस ही आएंगे ऑलवेज। ये अपनी मेथडोलॉजी रहेगी अगर हमारे पास 3 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो। समझ में आ रही बात। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन में तो होती ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन में अगर नीचे फंक्शन है तो ऊपर जाके मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इसके बाद, और फिर हम क्वेश्चन सीखेंगे जिससे हमारी जो मेथडोलॉजी है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। सबसे पहला और सबसे खास, हमेशा डेरिवेटिव बच्चों कांस्टेंट टर्म हो, जैसे c, हमेशा उसका 0 रहता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 रहेगा, राइट। दूसरा, x की पावर n का डेरिवेटिव nx n-1 होता है, ठीक है। x की पावर यहाँ पे x है, n वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो nx n-1। थर्ड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में ये फॉर्मूले समझ लो या कुछ भी समझ लो, आपको याद रखने होंगे। थर्ड हमारे पास e की पावर x, ये इकलौता ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव भी यही रहता है, और इंटीग्रेशन अगर आप आगे करेंगे तो वो भी सेम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log e बेस पर a। फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे, d/dx, e की पावर x हो गया। अब हम बात करते हैं log x का। log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x, जब बेस में e हो तो। सिक्स्थ की बात करें, अगर हमारे पास डेरिवेटिव करना है हमें log a बेस में हो x, तो 1/x log e, और ये बन जाता है a, ठीक है। ये अपने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव रहे। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेरिवेटिव हम x की पावर n के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं और उनको फिर हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, d/dx 1/x का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो डायरेक्ट याद रखने के लिए -1/x² समझ लेना, ठीक है। ये किया कैसे ये मैं बता देता हूँ। ये 1/x को मैंने किया बच्चों, x की पावर ऊपर लेके हमें -1, मैंने इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई किया। x की पावर n से हमें पता है ये x की पावर n है, तो nx n-1 होता है। वही मैंने कंसेप्ट लगाया nx n-1, तो जो पावर थी वो आगे आ गई, एक पावर उसमें से कम हो गई, तो -1 ऊपर रहा बच्चों, x की पावर -2 हो गई, नीचे आएगी तो बच्चों पॉजिटिव में हो जाएगी, x का स्क्वायर हो गया। ये कंसेप्ट सेम आ गया, ठीक है। एक और होता है d/dx √x, इसका होता है 1/2√x, राइट। इसको भी हम इसी तरीके से x की पावर 1/2 बना के इसका डेरिवेटिव किया हमने। सेम यही वाला मेथड लगाया बच्चों, यही वाला फार्मूला nx n-1, तो यह आया 1/2, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो बच्चों -1/2 आएगा, ऊपर से पावर नीचे आ जाएगी तो बन जाएगी x की पावर पॉजिटिव की, और किसी की पावर 1/2 होती है तो हम अंडर रूट दोबारा से लगा सकते हैं। जब हम अंडर रूट को हटा के 1/2 पावर लगा सकते हैं
तो हम 1/2 को हटा के दोबारा से अंडर रूट भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे ये दोनों डेरिवेटिव स्टैंडर्ड बन जाते हैं। बार बार ना करके हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स। फिर उसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होता है लेकिन नेगेटिव का। नेक्स्ट है अपना टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10 के बाद कॉट ले लेते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। एक और ले लेते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, या फिर सेक आगे लिख देते हैं, चलो सेक एक्स इंटू 10x होता है बच्चों। आगे हम बात करें तो 13 के बाद 14, सेक के बाद कोसेक रह गया d/dx कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, बस नेगेटिव का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सिंपल, ठीक है। आगे अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों टर्म है तो इसमें याद रखने का एक तरीका होता है कि जहाँ पर सी लगा हुआ, देखो एक इधर सी है, एक इधर सी है और इधर एक ये भी सी का कंसेप्ट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जो सी से स्टार्ट होने वाले होते हैं उनमें नेगेटिव नेगेटिव आता है, ये याद रख लेना नेगेटिव के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 15 वाला। 15 में अगर हम इन्वर्स की बात करें, साइन इन्वर्स एक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बन जाता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11th में इंपॉर्टेंट नहीं थे, जब 12th के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 में टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18, 10 के बाद कॉट इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना, बस नेगेटिव लगा देना है और वही फॉर्मूला टेन इनवर्स वाला लिख दिया जाएगा। 19 में क्या है, 19 अपना सेक इनवर्स एक्स, माइनस नहीं आएगा, माइनस कोसेक में आता है, 1/मॉडुलस एक्स रहेगा जी, √(x² - 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी आगे मिल जाएंगे वो, लेकिन यहाँ तक अभी इतनी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हैं, ठीक है। ये बस माइनस लगा देना है, वही फार्मूला ऊपर वाला सेम आ जाएगा, राइट। इन फार्मूलेस को बच्चों आप दिमाग में रख लो, समझ लो, रट लो, याद कर लो, कुछ भी तरीके से। ये सारे के सारे फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट यानी डेरिवेटिव क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगर ये आपने नोट डाउन कर लिए अपने दिमाग में, कॉपी में तो नोट करनी है नो डाउट, अपने दिमाग में भी नोट कर लेना। और इतना करने के बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अपनी नेक्स्ट